हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक कैसे कर सकते हो। इस नए साल को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल कैसे बना सकते हो। एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प से, प्लस मेरी रियल लाइफ स्टोरी की हेल्प से, प्लस एक मेथड की हेल्प से जिसे बोलते हैं द फिनिक्स मेथड। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है? वेल, हैरी पॉटर की जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट मूवी है ना, उसके अंदर जो डम्बलडोर होते हैं उनका एक पेट होता है। जब हैरी पॉटर डम्बलडोर से मिलने आता है तो वो देखता है एक बर्ड है, बूढ़ा सा बर्ड है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। फिर वो सडनली वो जो बर्ड है ना वो जल जाता है, जिसके बाद डम्बलडोर आते हैं और वो हैरी पॉटर को एक्सप्लेन करते हैं, जो घबराया हुआ होता है कि ये क्या हो गया। डम्बलडोर हैरी पॉटर को बताते हैं कि उनका जो पेट है ना फॉक्स, वो एक फिनिक्स है, जो बेसिकली जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तकलीफ में होता है ना, तो वो फिर अपने आप को जला लेता है, भस्म हो जाता है और उसके बाद उसकी राख बचती है। और वो जो राख बचती है ना, उससे ही फिर वो वापस से पैदा होता है, उसका एक न्यू वर्जन पैदा होता है, जो फिर वापस से स्ट्रांग बनने के लिए रेडी होता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रेटेस्ट कमबैक हो, तो आपको इस फिनिक्स का ये जो चीज़ हो रही है ना, उसे सिंबॉलिकली लेके अपनी लाइफ में ऐसे ही कुछ करना होगा। अपने ओल्ड सेल्फ को जला के अपना एक न्यू वर्जन क्रिएट करना होगा। बिकॉज हो सकता है पिछले कई सालों में जो कई सारे गोल्स आपने सेट किए थे, उनमें से कई गोल आज भी पूरे ना हुए हो। जैसा आपने सोचा था कि आप बॉडी बनाओगे, हेल्दी रहोगे, शायद आपने वैसी चीज़ ना कर पाए हो। जितना आपने सोचा था कि आप पैसे कमाओगे, उतने शायद आप अभी तक ना कमा पाए हो। जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिए थे, शायद वैसे रिलेशनशिप आज भी ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हो ये सारी चीज़ें बदले, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा फिनिक्स मेथड। और ये फिनिक्स मेथड काम करता है, इसका जीता जागता सबूत मेरी खुद की स्टोरी है। जब मैंने अपनी स्टोरी को भी एनालाइज किया तो मैंने नोटिस करा कि कैसे जाने अनजाने में फिनिक्स मेथड को मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया था, जिसकी वजह से पूरी मेरी लाइफ चेंज हुई। आज मैं जहाँ भी पहुँच पाया हूँ, कहीं ना कहीं उसमें फिनिक्स मेथड का भी हाथ था। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी ही बताऊंगा और वो मैं आपको 5 पार्ट में बताने वाला हूँ। बिकॉज फिनिक्स मेथड में 5 पार्ट्स है और वो 5 पार्ट्स में 5 लेसन छुपे हुए हैं। मेरी स्टोरीज में 5 लेसन छुपे हुए हैं, जो मैं चाहूँगा कि मेरी स्टोरी सुनते सुनते पहले डिस्कवर करने की कोशिश करना कि लेसन क्या छुपा हुआ जो है। बिकॉज आप पता कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना नहीं भी पता कर पाते कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिनिक्स मेथड के 5 स्टेप एक्जैक्टली क्या है। प्लस मैं अवेकन द जाइंट विद इन, जो टोनी रॉबिन्स ने लिखी है, जो बहुत बड़े दुनिया के कोच है, जिन्होंने प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े एथलीट्स को ट्रेन किया है, उनकी बुक के रेफरेंस से मैं आपको कन्फर्म करके बताऊंगा कि हाँ कैसे वो भी यही सारी बातें बता रहे हैं, फिनिक्स मेथड की बातें बता रहे हैं। तो बुक से वेरीफाई करके भी बता दूंगा। मतलब एक तीर से 3 शिकार होंगे आज एक ही वीडियो में आप 3 वीडियो देखने वाले हो। मेरी कहानी भी मालूम पड़ेगी आपको, अवेकन द जाइंट विद इन की समरी भी मिल जाएगी और फिनिक्स मेथड भी आपको सीखने मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, द स्ट्रगल विद ओल्ड सेल्फ। आपको पता है मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम साल मैंने एक चौल के छोटे से रूम में बिताया है। 1 RK का रूम होता है ना, छोटा सा। मेरा जो पुराना घर था ना, वो इतना छोटा था, जिसके अंदर आप अंदर एंट्री मारोगे वैसे ही वो ख़त्म हो जाता। छोटा सा हॉल, एक किचन, उसमें ही मैंने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम साल बिताया है ना। ये जो घर था ना, टू बी ऑनेस्ट मैं इससे इतना ज़्यादा खुश नहीं था। इस घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम बार बार आती ही रहती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिर्फ ठंडी का महीना आप साइड में रख दो, तो उसके बाद जो गर्मी का महीना आता था, उसमें पतरा हद से ज़्यादा गर्म होता था और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, दिन में भी रात में भी। और फिर बारिश तो और सोने पे सुहागा थी। छपरा था तो छपरे से ना कई बार पानी टपकता रहता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी मैं रात में सो रहा हूँ या मेरे घर वाले सो रहे हैं, अचानक से बारिश होगी और अचानक से पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा आपके मुंह पे, आपके बदन पे, जिसकी वजह से पूरी नींद खराब हो जाएगी। और मुझे याद है कैसे मेरी अम्मी कई बार फिर वो टाइम पे अपनी नींद खराब करके बर्तन ला के रखती थी, ताकि वो बिस्तर खराब ना हो और हम अच्छे से सो सके। प्लस बारिश में कई बार ये भी होता था, जहाँ से मैं गुजरता था गली के बाजू में, वो गली पूरा भर जाती थी और वो गली का गटर का पानी बहता रहता था, जहाँ से डेली मुझे जाना आना पड़ता था। और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती थी जो किसी को भी नहीं दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बेसिकली गंदगी होती थी इतनी, और ये चीज़ें ना एक पैटर्न बन चुका था जो हर साल होती थी। अब ये सारी सिचुएशन से मैं बहुत ज़्यादा दिल से निकलना तो चाहता था, बट मुझे पता नहीं था कि इससे निकले कैसे। मैं बेसिकली लाइफ को ना एकदम ऑटो पायलट पे जी रहा था, जैसी लाइफ चल रही है बस चलने दो, मज़े करो। अब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था, जो मेरे घर वाले या सोसाइटी बोल रही थी मैं वो सारी चीज़ें बराबर कर रहा था। मेहनत करके मैंने 10वीं में पढ़ाई करी, 78% लेके आए, 12th में भी मेहनत करके पास हुआ, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी करी। वो सारी चीज़ें कर रहा था जो दुनिया बोल रही थी, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा था। जो दूसरे बोल रहे थे बस वही चीज़ें कर रहा था, उस पर ही फोकस कर रहा था। बट फिर ये इंजीनियरिंग करते करते ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इंजीनियरिंग में जो लोग मुझसे ज़्यादा मेहनती है, मेरे से ज़्यादा इंजीनियरिंग के बारे में पैशनेट है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बिकॉज मेरे घर वालों ने तो यही बोला था कि यार अगर तू पढ़ लिख लेगा तो तू सक्सेसफुल बन जाएगा, बट ये चीज़ हो रही नहीं थी। तभी फॉर्चुनेटली मैं एक इवेंट में चला गया था, किसी ने तो मुझे इन्वाइट किया। एक MLM का इवेंट था। MLM आपको पता ही होगा, जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। उसके इवेंट में मैं भी गया था, वो मैंने भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे बेसिकली ना, क्या बुरी बातें भी उसको छोड़ दो, बेस्ट बात है ना MLM में मुझे एक इवेंट पे हुई थी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक इवेंट में जब मैं गया था ना, तो वहाँ पे जो एक स्पीकर था, जो बहुत ही करिज्मेटिक था, बहुत अच्छे से बातें कर रहा था, जिसके लिए लोग एकदम चिल्ला रहे थे, हर एक चीज़ कर रहे थे। उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बोली, बट एक एक्सरसाइज उसने करी जो मेरे दिमाग में चिपक के रह गई। एक्सरसाइज में उसने क्या किया, उसने हम सभी लोगों से पूछा कि आप लोगों की ड्रीम कार कौन सी है।
और फिर उसने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे अगर आपको अपनी ड्रीम कार फरारी ये सब खरीदनी है ना, तो अगर आप 50,000 रुपये भी हर महीने सेव करना स्टार्ट करते हो तो भी आपको अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए 80 साल लग जाएंगे। और जैसी मैंने ये बात सुनी, मेरे कान खड़े हो गए कि हाँ यार, ये क्या है। हम कई बार है ना फैंटेसी लैंड में जी रहे होते हैं कि यार स्कूल कॉलेज पढ़ लेंगे, जॉब कर लेंगे और फिर अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे, कभी ना कभी कार खरीद लेंगे, बंगले खरीद लेंगे। लेकिन एक कार का ही जब गणित करके उसने बताया कि यार ये सब चीज़ें ना ट्रेडिशनल पाथ से, जॉब वॉब से ये सब चीज़ करना नियरली इम्पॉसिबल है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में बदलनी पड़ेगी। और तभी जाके फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू किया, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। और तभी मुझे रिच डैड पुअर डैड पहली बुक मिली। देखो, रिच डैड पुअर डैड से मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं, लेकिन एक लेसन जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो ये है कि हम लोग है ना ऐसे लोगों से सजेशंस लेते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो लोग खुद उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार है ना हम लोग ऐसे लोगों से फाइनेंस की नॉलेज लेते हैं जिनके खुद के फाइनेंस के वांदे हैं। रिलेशनशिप एडवाइस ऐसे लोगों से लेते हैं जिनके खुद के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहा है। बट रिच डैड पुअर डैड बुक में बताया गया कि आपको ऐसा नहीं करना है। भले से आपके सगे लोग हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी भी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। सुननी चाहिए तो एक्सपर्ट्स की बात है जो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं या जिसको उस फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज है। और ये भी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि हाँ, अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी जैसी जी रही थी वैसी ही बार बार चल रही थी, कुछ बदल रहा नहीं था मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के सजेशन सुन रहा था, ऐसे लोगों की बातें मान रहा था जो लोग खुद अपनी लाइफ में मीडियोकर है। पार्ट 2, बर्निंग डाउन द ओल्ड। अब जब ये सारे रियलाइजेशन मुझे हुए ना, तब मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ये सारी चीज़ें से हट के यूट्यूब करूँगा मैं। बिकॉज मैंने देखा कि कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और ये बहुत अच्छा आने वाले टाइम में मुझे स्कोप दे सकता है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक्स की बातों को ही यूट्यूब पे बताना चालू करूँगा। लेकिन बात ये थी ना, मैं ना हमेशा से एक बहुत बड़ा पीपल प्लीज़र रहा हूँ। अभी अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन है ना पहले तो मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीज़र था। मैं ना कभी भी लोगों से, आप बोल सकते हो ना, खिलाफ नहीं जाता था। अगर सब लोग हाँ बोल रहे तो मैं भी हाँ ही बोलूँगा, मैं नो नहीं बोलूँगा, भले से अंदर मेरे दिल में नो चल रहा है, समझ रहे हो। तो मैं लोगों के अगेंस्ट नहीं जाता था, इतना ज़्यादा मैं पीपल प्लीज़र था। अब आप सोचो, ऐसे टाइम पे ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट होने के बाद भी मेरे पास एक चैलेंज था कि मुझे ना अपने घर वालों को कन्विंस करना था कि मैं यूट्यूब करूँगा। अब मेरे डैड, अगर आपको नहीं पता तो मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर है, जो बहुत ही मेहनत से, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे कर्जे लेके डेली बहुत मेहनत मुशक्क़त से वो पैसे जमा कर करके मुझे इंजीनियरिंग करा रहे थे। और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने माँ बाप को एकदम प्राउड फील कराऊँ, जैसे हर इंसान का सपना होता है। अब आप सोचो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैं पीपल प्लीज़र भी हूँ, मैं समझता भी हूँ कि माँ बाप कितनी मेहनत करके मुझे इंजीनियरिंग करा रहे हैं ताकि मैं बड़ा इंसान बन सकूँ, ताकि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ। उन लोगों को मैं कैसे ये सारी चीज़ें बोलूँ कि यार मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे अपनी लाइफ में यूट्यूब के थ्रू आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट ये चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, ये करना ही पड़ेगा अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसा रिच डैड ने बताया, रिच डैड पुअर डैड बुक में, आप एक्सपर्ट्स की बातें ज़्यादा सुनो। भले से आपके माँ बाप जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो उस चीज़ में गलत बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको उनकी बात माननी है। तो ये चीज़ की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी पीपल प्लीजिंग जो एटीट्यूड है उसको साइड में रखूँगा और उनके अगेंस्ट जाऊँगा। आपको याद है 3 इडियट्स का वो सीन है ना, फरहान वाला, अब्बा नहीं मानेंगे। अब फरहान के लिए भी उसके अब्बू से बात करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों था? इसलिए नहीं था कि उसके डैड जो थे वो बहुत ख़राब इंसान थे जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते थे, नहीं। मुश्किल उसके लिए इसलिए था बिकॉज उसके डैड बहुत अच्छे थे। उसके डैड उसके लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, एसी लगवा रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। वैसे ही मेरे अब्बा के भी अगेंस्ट जाना मेरे लिए मुश्किल इसलिए था बिकॉज ही वॉज वेरी नाइस। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे ऊपर लेके आ जाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ समझता था कि यार अब्बा को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि यूट्यूब क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, तो उनको मैं बताऊंगा तो भी वो चीज़ समझेंगे नहीं। इसलिए मुझे जाने अनजाने में उनके अगेंस्ट जाना ही पड़ा। प्लस मेरे कई सारे दोस्त भी थे, बहुत सारे लोग भी मुझे बोल रहे थे कि यार ये बुक समरी ये सब नहीं चलने वाली, सब मत कर। लेकिन फिर भी मैंने इन सब लोगों की बातों को इग्नोर करा और जो मुझे सही लग रहा था मैंने उसके तरफ एक्शन लिया। पार्ट 3, फाइंडिंग द एशेस। अब सभी लोगों के अगेंस्ट जाके मैंने यूट्यूब का करियर अपना स्टार्ट करना चालू कर दिया। बट हाँ, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी स्मार्टली करी। मैंने अपने पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही वीडियोस बनाना चालू कर दिया ताकि प्रेशर थोड़ा कम रहे। और जब मैंने बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर से मेहनत करके वीडियो बनाया, पहला वीडियो हाउ टू गेट योर ड्रीम लाइफ विद इन ईयर्स, तो वो पहला वीडियो जब मैंने डाला तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हार्डली उस पर कुछ व्यूज़ आए। फिर उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो डाला, उस पर भी कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे ही मैंने कुछ वीडियोज़ बना के डाल दिया लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तब थोड़ा बहुत, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत तो डाउट आया था, लेकिन उस डाउट को ओवरकम कर लिया मेरे कामनेस ने। मैंने अपने आप को काम किया और अपने आप को ये बात याद दिलाई जो मैंने सीखी थी कि यार इंडिया में करोड़ों लोग हैं और अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ तो एटलीस्ट 1000 लोग तो मुझे मिलेंगे ही जो मेरे ट्रू फैंस बनेंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, मेरी बातों को पसंद करेंगे, क्योंकि ये बातें एक्चुअल में मुझे भी पसंद आई है। तो मेरे जैसे एटलीस्ट 1000 लोग तो रहेंगे जो मेरी तरह ये बुक्स की वैल्यू को समझेंगे। और मेरा इसीलिए ये वाई स्ट्रॉन्ग था, और क्योंकि मेरा ये वाई स्ट्रॉन्ग था इसीलिए ना जो डाउट थोड़ा बहुत भी आया था ना, उस टाइम पे भी मैं काम रह पाया, सब्र रख पाया और आगे मैंने एक्शन लेते रहा। पार्ट 4,
रीबिल्डिंग विद इंटेंशन। जब मेरे वीडियोस थोड़े बहुत स्टार्टिंग में मैंने मेहनत करके बनाया नहीं चले, तो मैंने फ़ौरन ना पिवट किया। ये भी मैंने एक बुक से ही सीखा था, लीन स्टार्टअप से, कि जब भी आप कोई आइडिया आपके पास आता है जो भले से आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आइडिया आप लोगों के सामने लेके आते हो और अगर वो नहीं चलता है, तो क्विट करने से बेटर क्या है, पिवट करो, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करना स्टार्ट करो। तो यही लेसन से इंस्पायर होकर मैंने चेंजेस करना स्टार्ट किया। दरअसल बात ये थी, अगर आप जाके देखोगे ना, तो मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे ना, वो मैंने इंग्लिश में बनाए थे। अब इंग्लिश में क्योंकि मैंने बनाया, तो मेरे दिमाग में बात आई कि यार इंग्लिश में तो मैं पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहा हूँ, है ना, बट क्यों ना मैं इंग्लिश वीडियो का हिंदी वर्जन बना दूँ, जिससे मैं सिर्फ इंडियंस को मैं टारगेट कर सकूँ। और क्योंकि एक और अच्छी बात ये थी कि इंडिया में और कोई ये चीज़ कर रहा नहीं था, तो मुझे होप था कि यार ये चीज़ चल सकती है। और फिर मैंने वही पिवट किया, मैंने अपने इंग्लिश वीडियोस का हिंदी वर्जन भी क्रिएट किया। अगर आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो है ना, मेरे एक ही वीडियो दो लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और यही चीज़ मैंने सिर्फ एक दो बार किया, और इस एक चीज़ को करने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो रिच डैड पुअर डैड का ही वीडियो था, जो मैंने बड़े पैशन से बनाया था, वो वीडियो मेरा व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। मेरे एक दोस्त था जो थोड़ा दोस्त जैसा ही था, उसने आके एक दिन सडनली मुझे बोला, तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है क्या? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हो गया? तो उसने बताया कि यार मेरे डैड ना तेरा वीडियो देख रहे थे और वो मुझे तेरा वीडियो दिखा रहे थे, और मैंने तेरी आवाज़ पहचान लिया। मतलब ये तो मेरे दोस्त का लग रहा है मेरे को वीडियो। और वो टाइम पे मुझे ना यूरेका मोमेंट बोलते ना, अरे यस, दिमाग की बत्ती जली कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैं चीज़ सही कर रहा हूँ। और हुआ भी। फिर मैं और डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाने लग गया। मैं इंग्लिश को हटा के सिर्फ हिंदी में ही वीडियोस क्रिएट करने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि मेरे जो वीडियोस थे उनके अंदर ना दो बहुत पावरफुल चीज़ थी। एक था नॉवेल्टी और एक था वैल्यू। नॉवेल्टी, जो हैंड ड्रॉ एनिमेशन होते थे ना, वो तब इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब बुक समरीज के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, नई चीज़ की कैसे हाथ से चीज़ें बन रही है। प्लस मेरे जो वीडियोस थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी, मतलब वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था कि यार ये सारी बातें तो कोई सिखाता ही नहीं, बट मैं उनको एनिमेशन फॉर्मेट में सिखा रहा था। लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं उनके बिहाफ में बुक पढ़ के उनको बुक की नॉलेज दे रहा था। तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई, इसीलिए बहुत जल्दी फिर लोगों ने सब्सक्राइब करना भी चालू कर दिया, और वहाँ से फिर मुझे रिजल्ट्स मिलना भी स्टार्ट हुए। पार्ट 5, द साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब देखो, यहाँ से मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई, पैसे भी आना स्टार्ट हो गए, स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे फिर एफिलिएट मार्केटिंग से और पैसे आना चालू हो गए, धीरे धीरे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन देखो, याद रखो, ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। जैसे ही मैंने हैंड ड्रॉ एनिमेशन, मेरे सारे वीडियोस चलने लग गए, तो फिर कई सारे दूसरे लोगों ने भी देखा कि यार ये बुक समरीज के हैंड ड्रॉ एनिमेशन बहुत चल रहे हैं, तो फिर कई सारे लोगों ने उससे इंस्पायर होकर अपने वर्जन्स क्रिएट करने लग गए, जिसके जैसे ये धीरे धीरे, पहले नहीं बट धीरे धीरे ऐसा होना चालू हो गया कि मेरे वीडियोस पे भी कम व्यूज़ आते थे, लेकिन दूसरों के वही वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आने लग गया। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने फिर वीडियो स्क्राइब जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉइड वाला, मैंने बोला इसको हटा देता हूँ, क्योंकि सब यही कर रहा है। तो मेरी नॉवेल्टी खत्म हो रही है, वैल्यू तो है बट नॉवेल्टी खत्म हो रही है। तो उसलिए फिर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर, व्योंड करके सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से वीडियो बनाना स्टार्ट करा। अब जब मैंने उस सॉफ्टवेयर से वीडियो बनाना चालू किया, तो गेस व्हाट, मुझे वापस से जो मेरे व्यूज़, ये सारी चीज़ें डाउन हो रही थी, वो अचानक से फिर वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ने चालू हो गए। और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ने चालू हुए, फिर आप सोचो क्या हुआ होगा। वापस से जो मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जो दोस्ती है काइंड ऑफ, उन्होंने भी देखा कि यार चल रहा है, चलो हम भी वो करते हैं। फिर सबने उसी टाइप का एनिमेशन करना चालू किया। आप बोल सकते हो कि यार कंपटीशन बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जितने मिल सकते थे उतने नहीं मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। फिर मैंने वापस से रीइन्वेंट करना चालू कर दिया है। अब मैं देखा कि हाँ, कैसे पॉडकास्ट का ज़माना चल रहा है, और अब लोगों को एनिमेशन से हट के डायरेक्टली ऐसे पॉडकास्ट टाइप के जो फॉर्मेट होता है वो चल रहा है। तो अब हमने पॉडकास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, और बस अभी के लिए तो लाइफ काफ़ी सही चल रही है। अच्छा, कंक्लूजन में बताऊँ तो अब मेरे मॉम, डैड, घर वाले सब मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। हाँ, एक टाइम में उनके अगेंस्ट गया, लेकिन ट्रस्ट मी, जो उनके अगेंस्ट गया तब भी मुझे मालूम था कि हाँ, इन लोगों को मैं एक बार रिजल्ट्स दिखा दूंगा तो उनको भरोसा आ जाएगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, इसलिए मुझे भी पता था वो मेरा बुरा नहीं चाहता है, लेकिन उनको पता नहीं है बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता है। बट मुझे पता था किन लोगों को फॉलो करना है, किन की एडवाइस माननी है, तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करके एक्शन लिया, और वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन थे, जिसके वजह से आज मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, मेरे दोस्त मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आज मैंने अपने लिए एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट कर ली है जहाँ पे मैं हर सुबह उठ के जब चाहिए तब उठ सकता हूँ, जहाँ चाहिए वहाँ घूमने जा सकता हूँ, जिनके साथ चाहिए उनके साथ काम कर सकता हूँ। और जैसा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी बोला जाता है, ये एक्चुअल में ट्रू वेल्थ होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कई बार पैसे के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि वो लोग अपनी फ्रीडम को छोड़ देते हैं। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है कि आज मैंने फ्रीडम अचीव कर लिया। आज मेरे पास एक फ्री लाइफ है जहाँ पे मैं जैसा चाहिए वैसी चीज़ें कर सकता हूँ। तो बस ये थी मेरी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ फिनिक्स मेथड के एक एक करके स्टेप्स क्या है, और अवेकन द जायंट विद इन टोनी रॉबिन्स क्या बोल रहा है उसके बारे में, ठीक है। फिनिक्स मेथड का सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना है, अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, वो है रिकॉग्नाइज योर ओल्ड पैटर्न्स।
सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, देखो कि आपके अंदर क्या गलत पैटर्न्स, गलत बिलीव्स, गलत हैबिट्स पड़ी हुई है आपके अंदर, जो हैबिट्स आपको रोक के रखी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ओल्ड पैटर्न्स क्या थे कि ऑटो पायलट पे ज़िंदगी को जियो, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो करो, भले से वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है कि नहीं उनको फॉलो करो। दूसरी बात, मैं पीपल प्लीजर था, तो मैंने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सिमिलरली आप भी नोटिस करना चालू करो कि कौन से ऐसे हैबिट्स है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अवेकन द जायंट विद इन में भी ना टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि कैसे ना आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स, अगर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो मतलब कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ है, कोई ना कोई गलत आदतें हैं आपकी, कोई ना कोई थॉट है, बिहेवियर है, आपकी आइडेंटिटी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सबसे पहली चीज़ आपको यही करना पड़ेगा कि उसको रिकग्नाइज करना चालू करो कि वो क्या थॉट्स है, क्या बिलीफ आपने गलत पाल के बैठे हो, कौन सी बुरी आदतें आपने अपनी लाइफ में डाल के रखे हो। और बुरी आदतें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बुरी आदतें क्या होती है, तो आप आई बटन से जाके ना कुछ बुरी आदतों के बारे में देख लो। मैंने एक वीडियोस बनाया है बैड हैबिट्स के बारे में, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देखना तो आपको मालूम पड़ जाएगी कौन सी बुरी आदतें मे भी आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है, आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, फिर है जो स्टेप 2 पे, जो है बर्निंग डाउन ओल्ड सेल्फ। एक बार आपको जब मालूम पड़ गया ना आपके ओल्ड पैटर्न्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे वो क्या है, तो फिर आपको उन आदतों को, उस पुराने सेल्फ को जलाना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। आपको अपने उस करंट वर्जन को पूरी तरीके से जला के भस्म करना होगा, और ये चीज़ कंप्लीटली अनकंफर्टेबल और पेनफुल होगी। टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं ना कि जब हमें ना कोई एक टाइप की लाइफस्टाइल जीने लग जाते हैं ना, जैसे कि आराम से रोज़ सुबह लेट उठना, या फिर दिन भर मोबाइल को यूज़ करते रहना, या फिर ये बोलना कि बस ये दुनिया ही बुरी है, हम ये दुनिया ही मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ऐसे टाइप के अगर कुछ ओल्ड पैटर्न्स आपके अंदर है, तो वो जब बन चुके हैं ना, तो उनको ब्रेक करना बहुत पेनफुल होता है। हम सबको प्लेजर चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, टोनी रॉबिन्स भी अवेकन द जायंट विद इन बुक में बोलते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को प्लेजर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को पेन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना पेन है, लेट तक जागना प्लेजर है। ऐसे ही अगर मेरा एग्जांपल दो, मेरा क्या था, लोगों को प्लीज़ करना प्लेजर वाली चीज़ मैंने बना लिया, लोगों के अगेंस्ट ना जाना प्लेजर वाली चीज़ बना लिया, जो चीज़ मैं फील करता हूँ वो चीज़ बोलना मैंने पेन के साथ एसोसिएट कर दिया, क्योंकि शायद मे भी कुछ बचपन में हुआ होगा, झगड़े हुए होंगे, आई डोंट नो, जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा तो। बट जो भी है, मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में अपने पुराने सेल्फ को जला दिया। मैंने अपने ओल्ड सेल्फ को, जो मेरे बिलीव्स थे पीपल प्लीजिंग को लेके, जो मेरे बिलीव्स थे कि यार अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई लिखाई करो, वो सारे बिलीव्स को मुझे जलाना पड़ा। मैं जो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़ा, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं गया, अपने माँ बाप के अगेंस्ट गया ताकि मैं कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। ये ऐसा सेकंड स्टेप आपको भी लेना पड़ेगा। आपको गलत चीज़ों को पेन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों को प्लेजर के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। और इसे ही कई बार साइंस ऑफ न्यूरो एसोसिएशन भी बोलते हैं, जो अगर आप करना सीख जाओगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ पक्का होगा ही होगा। ये करने के बाद आपको स्टेप 3 करना है, फाइंडिंग द एशेस। देखो जब आप ये चीज़ करोगे, ऑब्वियसली जब आप अपने आप को जलाओगे, अपने ओल्ड सेल्फ को जलाओगे, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो टाइम पे आप पैनिक करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मेरे वीडियोस भी मैंने बनाना चालू किया, व्यूज़ नहीं आया तो थोड़ा बहुत पैनिक होता है, थोड़ा बहुत ऐसे एक रेस्टलेसनेस आती है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, डाउट आना चालू होता है। बट वो टाइम पे हमें याद रखना है, स्टिलनेस इज़ द की। वो टाइम पे हमें याद रखना है कि मुझे ये टाइम पे सब्र रखना है और अपने हायर पर्पस को याद करने की कोशिश करना है, अपने स्ट्रॉन्ग वाई को याद करने की कोशिश करना है कि चालू ही क्यों किया। मैक्सिमम लोग है ना यहाँ पे ही गिव अप कर देते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब वो लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन को 1-2 बार करने लगते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करी कि यार मुझे पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करना है, लेकिन अगर माँ बाप की तरफ से ना आ गया या फिर कुछ पेनफुल चीज़ हो गई तो क्या होगा, नहीं ठीक है गिव अप कर देता है, या फिर बोलते अब करना ही नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई। मैंने काम रहते हुए मैंने क्या सोचा कि यार कंटेंट भी करूँगा, माँ बाप के लिए पढ़ाई भी करूँगा, दोनों चीज़ मैंने करने पर फोकस किया। जैसे माँ बाप भी खुश थे, थोड़ा अगेंस्ट भी थे, बट फिर भी थोड़े खुश थे, मतलब विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी। और उस वजह से मैं काम भी कर पाया, यूट्यूब पे भी फोकस कर पाया, और रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो भी अपने आप को ज़्यादा काम रख पाया। और फिनिक्स मेथड के हिसाब से भी यही है कि जब आपने अपने ओल्ड सेल्फ को जाने देते हो ना, तब आपके पास कुछ नहीं और बचता है, सिर्फ स्टिलनेस बचती है, खालीपन। और वो खालीपन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, कई बार पेनफुल भी होता है, लेकिन वो टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना है। अवेकन द जायंट विद इन भी टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, तब इस टाइम पे इमोशनल मास्टरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये टाइम पे आपको अपने आप से एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ये बोलने के बजाय कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर वाले क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये लोग ऐसे क्यों है, या फिर मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। आपको ऐसे डिग्रेडिंग क्वेश्चंस पूछने के बजाय आपको एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे मैं अपने माँ बाप को खुश रख सकता हूँ, कैसे मैं यूट्यूब को चला सकता हूँ। इसके बाद आता है फिर स्टेप 4 फिनिक्स मेथड का, जो है रीबिल्डिंग विद इंटेंशन। एक बार ये स्टिलनेस आ गई ना आपके पास, अगर आप सही क्वेश्चंस पूछोगे तो फिर आपको क्लैरिटी मिलना चालू होगी कि यार ऐसा ऐसा ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो तब आपको बिल्ड करना है विद इंटेंशन।
आपको एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार हर हफ्ते मैं एक वीडियो कैसे भी करके हर संडे एक समरी वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, भले से मेरे को व्यूज़ आए ना आए। लेकिन ये चीज़ अगर मैं पक्का 1-2 साल करता रहूँगा तो 1000 ट्रू फैंस तो मेरे बन ही जाएंगे। तो ये सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ मैंने अपने आप को रीबिल्ड किया। प्लस मैंने बोला कि मैं पढ़ाई भी करूँगा, हाँ इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा, एंड में जैसा हमेशा हमेशा एंड में करते हैं वैसे एंड में करके पासिंग मार्क्स अच्छे लेके आ जाऊँगा, जिससे माँ बाप भी खुश रहेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता रहेगा। वैसे ही आप भी ना अपने इंटेंशन के साथ रीबिल्ड करना चालू करो। बेसिकली ये टाइम पे आप क्या कर रहे हो, अपने आप को अपने एशेस से हटा के कॉन्शियसली अपने आप को बिल्ड करो। जैसे आपको लाइफ चाहिए उसकी तरफ फिर आप एक्शन ले रहे हो, मतलब एक नए चिड़िया बन रहे हो, एक नई फीनिक्स बनना चालू हो रहे हो आप। यहाँ पे अपने लिए नए बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्रिएट कर रहे हो। टोनी रॉबिन्स भी है ना अपनी बुक में बताते हैं पावर ऑफ रिचुअल्स। अगर आपको अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करना है तो आपको नए रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे, नए हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। रिचुअल्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, हैबिट्स होता है, हैबिट्स के चंक्स होता है। जैसे कि हर सुबह उठना, फिर ऊपर वाले को याद करना, उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद किताब पढ़ना, या जो भी चीज़ें होगी जैसा आपका रिचुअल है वो रिचुअल भी क्रिएट करोगे तो वो चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करती है। प्लस फिनिक्स मेथड और टोनी रॉबिन्स दोनों ही बोलते हैं यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी भी बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। कई बार क्या हमारे पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती, हम कौन है, हमें क्या चाहिए। तो जब आप अपने आप को रीबिल्ड करोगे तब अपनी आइडेंटिटी बनाना चालू करते हो कि यार मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जीशान शेख हूँ, मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बुक की समरीज बनाते रहूँगा, हर हफ्ते लोगों को बुक की समरी देते रहूँगा, भले से बहुत ज़्यादा पैसे आए ना आए। तो जब मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली तो मेरे लिए एक्शंस लेना बेटर हुआ और उसके जैसे मुझे रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिले। फिर लास्ट आता है पार्ट 5, द साइकिल ऑफ रीबर्थ। देखो फिनिक्स मेथड का 5th स्टेप ये बोलता है ना, ग्रोथ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस नॉट अ वन टाइम इवेंट। कई बार आपने देखा होगा आजकल ऐसे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बोल रहे हैं भाई लास्ट वीडियो देख लो, आपकी ज़िंदगी का ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाएगा और उसके बाद आपको वापस कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और बस फिर उसके बाद सक्सेसफुल आप रहते रहोगे। अब ये जितने भी नए क्रिएटर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये बच्चे ये नहीं समझ रहे कि यार ऐसा नहीं होता है कि आप ज़िंदगी में एक बार सक्सेसफुल बन जाते हो और ज़िंदगी भर आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क इतने अमीर है लेकिन वो क्या अभी फेलियर्स फेस नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं? हमेशा आएंगे। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी रहो, कितना भी कुछ अचीव कर लो, आपका अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। ज़िंदगी वेव्स में चलती है, ऐसा लीनियर नहीं चलती है कि सिर्फ अच्छा टाइम आता जाएगा और बस एकदम पीक पे आप पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी अप एंड डाउन्स में चलते रहती है। इसीलिए फिनिक्स मेथड का ये लास्ट स्टेप ये बताता है ना कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम इवेंट नहीं है। चीज़ें अच्छी होगी फिर बुरी होगी, फिर अच्छी होगी फिर बुरी होगी। मेरी स्टोरी में भी आपने देखा होगा, व्यूज़ आए, पैसे आए, लेकिन फिर थोड़ा बुरा टाइम भी आया, फिर अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम आता है। आज भी अच्छा टाइम बुरा टाइम ही चलता ही रहता है ना, आई एम वेरी ओके विद इट। ये चीज़ जब मैंने एक्सेप्ट कर ली तो इसीलिए मेरा सीकेंड में टिके रहना इतना पॉसिबल हो पाया। आज मैं 9 साल से ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रोथ है ना ऑनगोइंग प्रोसेस है। अच्छा बुरा टाइम आते ही रहेगा लेकिन मैं हमेशा टिका रहूँगा। अब देखो कई सारे लोग बुक समरी आएंगे, बनाएंगे, जाएंगे और जहाँ पे व्यूज़ मिल रहा है फिर वैसे वीडियोस बनाएंगे। बट मुझे पता है कि यार मैंने जब बुक समरी चालू करी थी तो पैशन से चालू करी थी और ज़िंदगी भर मैं खुशी खुशी बुक्स की बातें सिखा सकता हूँ, या हमेशा ये चीज़ तो बिलीव रख ही सकता हूँ कि आप बुक्स लोगों की लाइफ बदलती है। तो इसीलिए इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और इसीलिए मैं टिका भी हूँ। टोनी रॉबिन्स भी इससे रिलेटेड अवेकन द जायंट विदिन में बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस इक्वल्स टू हैप्पीनेस, ग्रोथ इज द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ सेटिंग गोल्स, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग योर पोटेंशियल। टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं ना कि आप गोल सेट करो, काम करो, उसमें फेलियर भी मिलेंगे, फेलियर फेस करो, बट फिर अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को और ऊपर लेके आओ। बिकॉज जितना आप अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे उसी के अंदर एक्चुअल हैप्पीनेस है। और बस अगर आप यही 5 स्टेप्स के ऊपर फोकस करोगे तो इन 5 स्टेप्स से आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं कंप्लीटली चेंज करी है। अब अगर आप चाहते हो इस नए साल में आपको और मोटिवेशन मिले, अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना चाहते हो, तो एक बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, एक चैलेंज ले लो। जैसे कि मैंने एक चैलेंज लिया है, मैंने 21 डेज़ लाइफ चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर 21 डेज़ में लगातार रहूँगा, आप लोग को इंटरेस्टिंग बातें, यही सारी बुक्स की बातें और री करने में हेल्प करूँगा, उनको अप्लाई कराने में हेल्प कराऊँगा, आपका डिसिप्लिन बनाने में आपको हेल्प करूँगा। बेसिकली जैसे एक फ्यूनिक्स कमज़ोर से अपने आप को जला के मजबूत होता है, अगर आप ये 21 डेज़ चैलेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आप वो अपने कमज़ोर सेल्फ को हटा के एक न्यू सेल्फ बनना चालू होगे, जो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, अच्छी बातें सीखता है और अपने काम करता है। ये चीज़ करने में अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ तो मैंने एक 21 डेज़ चैलेंज का लाइव लिया है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बनाई है, आप जाके ना वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ये जो लाइव से रिलेटेड डिटेल्स और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलते रहेगी। लाइव वैसे यूट्यूब पे ही होगा बट उसके साथ साथ कई सारे डिटेल्स भी है, कई सारे फ्री गिफ्ट्स भी है आप लोगों के लिए। अगर आप वो सारी चीज़ें लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके मेरे सीकेन व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं उस 21 डेज़ चैलेंज में, जो आई थिंक स्टार्ट भी हो गया है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन हो गए होंगे, कुछ दिन हो गए होंगे, तो भी कोई बात नहीं, जितने दिन बचे हुए हैं उतने स्टार्ट कर लो। ये चैलेंज भी आपको ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत हेल्प करेगा। प्लस मैं अगर फ्यूचर में भी कोई भी चैलेंजेस करूँगा उसके भी अपडेट आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको मेरी स्टोरी, फिनिक्स मेथड, अवेकन द जायंट विदिन की बातें सब पावरफुल लगी हो। अगर पावरफुल लगी होगी
तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जितना हो सकता है उन लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि दूसरे भी आपके साथ चैलेंज लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। बिकॉज जब हम चीज़ें साथ में करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम भी बदलेंगे, वो भी बदलेंगे, विच इज़ पावरफुल। मिलते हैं उस चैलेंज में, बाय बाय।